Hello, good mornings, all of you, dear friends and learners. Again, welcome to my channels with a new topics, which is motivations. आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशंस यानी प्रेरणा, या इसको अभिप्रेरणा भी कहते हैं, कहीं कहीं उत्प्रेरणा के रूप में भी हिंदी ट्रांसलेशन इसका किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन का लर्निंग अधिगम में क्या कंट्रीब्यूशंस है, मोटिवेशन किस तरह से लर्निंग अधिगम या सामान्य व्यक्ति के जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूँ कहें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में मोटिवेशन का अर्थात अभिप्रेरणा, उत्प्रेरणा या मनोबल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए लर्निंग अधिगम और सफलता, जीवन के हर पहलुओं में सफलता के लिए मोटिवेशन का आवश्यक रोल होता है। एक सामान्य स्टडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि व्यक्ति के जीवन में जो उसके सफल होने में 80% योगदान उसके मोटिवेशन का होता है और 20% योगदान उसके हार्डवर्क, प्लानिंग का होता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने और उसमें सफलता पाने के लिए मोटिवेशन एक अनिवार्य आवश्यक तत्व के रूप में काम करता है। तो इस संदर्भ में हम ये समझेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से काम करता है और मोटिवेशन के थ्योरी क्या हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जो मोटिवेशनल थ्योरी के नाम से जानी जाती है, इसको मोटिवेशन थ्योरी या नीड्स थ्योरी भी कहते हैं, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। तो अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी, आवश्यकता के सिद्धांत की चर्चा करेंगे और किस तरह से ये जो नीड थ्योरी है यानी आवश्यकताएं के सिद्धांत हैं वो किस तरह से कार्य करती है उस पर भी चर्चा करेंगे। और मोटिवेशन का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होता है, यानी अभिप्रेरणा का, उत्प्रेरणा का शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है, शिक्षा और शैक्षिक जगत में क्या अनुप्रयोग है, इस पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन और मोटिवेशन की विशेषकर जो मैस्लो की थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी, नीड्स थ्योरी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब सर्वप्रथम हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन कि मोटिवेशन की अवधारणा क्या है और या मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन एक इंस्ट्रिंसिक्स है, एक अभिप्रेरक है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए उसके मस्तिष्क को और मन को उत्प्रेरित करती है, अर्थात अंदर से एनर्जी प्रदान करती है। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि जो मोटिवेशन है और प्रेरणा है, अभिप्रेरणा, वह किसी भी व्यक्ति के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का एक स्रोत है, सोर्स है, जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन का कार्य करता है और उसके अंदर किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होता है उस क्षमता को बढ़ा देता है, यानी जो एक सामान्य कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी में वृद्धि हो जाती है ड्यू टू मोटिवेशन। यानी कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं
कुछ इंट्रिंसिक्स होते हैं। वह इंट्रिंसिक व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए अधिक प्रभावी रूप से प्रेरित करती है। तो वह प्रेरित करने वाला जो वह कारक है जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी व्यक्ति के सफलता के पीछे पाया जाता है, उसी अभिप्रेरक को, इंट्रिंसिक्स को हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात मोटिवेशन वह अभिप्रेरक या इंट्रिंसिक्स है जो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है या उसके गति को बढ़ा देती है, उसमें वृद्धि कर देती है। वैसे अभिकारक को हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके मोटिवेशंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मोटिवेशंस होते हैं। कुछ मोटिवेशंस जो होते हैं बायोलॉजिकल्स मोटिवेशंस होते हैं और कुछ सोशल्स मोटिवेशन होते हैं। अगर ब्रॉडर कैटेगरी में देखा जाए तो बायोलॉजिकल जो मोटिवेशंस है या अभिप्रेरणा है, जिसको जैविक मोटिवेशन के नाम से जानते हैं, जैविक मोटिवेशन या बायोलॉजिकल मोटिवेशन अभिप्रेरक के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर उसके जो बायोलॉजिकल इंट्रिंसिक्स होते हैं, जैविकीय अभिप्रेरक होते हैं, जो उसके नीड्स को उत्प्रेरित करती है, उसको जैविकीय अभिप्रेरक के रूप में जानते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद या मनुष्य की जो अन्य जो शारीरिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये बायोलॉजिकल्स नीड्स के रूप में जाने जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जब इन अभिप्रेरकों से प्रभावित होता है तो वैसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। तो ऐसे अभिप्रेरक को हम बायोलॉजिकल इंट्रिंसिक्स या जैविकीय अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने बताया कि भूख और प्यास को या नींद है, रेस्ट है, आराम है, वह व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकता के लिए ज़रूरी होता है कि शरीर को भूख, प्यास और रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो व्यक्ति इन अभिप्रेरकों से प्रेरित होकर के अपने भोजन, पानी और विश्राम की आवश्यकता और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। तो इन्हें जैविकीय मोटिवेशंस के रूप में देखा जाता है, जो सामान्य तौर पे हर एक जैविक प्राणी में पाया जाता है और उसके अंतर्गत उसको उन कार्यों को करने के लिए मोटिवेशंस मिलती है, प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति वैसे कार्य को करता है। जो दूसरी ब्रॉडर कैटेगरी मोटिवेशंस को, जिसको हमने शुरुआत में कहा कि सोशल मोटिवेशंस होते हैं, अर्थात सामाजिक अभिप्रेरणा। तो सोशल मोटिवेशंस वैसे मोटिवेशंस को कहते हैं जो समाज से प्रदान किए जाते हैं, समाज के द्वारा दिए जाते हैं या समाज से प्राप्त किए जाते हैं, या जिनमें सामाजिक कारकों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक अभिप्रेरकों का योगदान होता है। तो उससे भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे सम्मान से जुड़ी हुई अभिप्रेरक, प्रतिष्ठा, सम्मान या उच्च पद प्राप्त करने की क्षमता या लालसा जो होती है किसी भी व्यक्ति में, वह सामाजिक मोटिवेशंस के रूप में आती है कि जिससे व्यक्ति को एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, सामाजिक सम्मान मिलता है, या वैसे कार्यों को करने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि को मिलती है। तो उन अभिप्रेरकों को सोशल मोटिवेशंस या सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से मोटिवेशंस को डिफरेंट विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है
उसकी डिफरेंट प्रकार की भी चर्चा की है, जिनको सामान्य रूप से हम 2 कैटेगरी में मान करके समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल मोटिवेशंस और सोशल मोटिवेशंस। आगे जब हम मैस्लो की थ्योरी की बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मोटिवेशंस पे अलग अलग थ्योरी और सिद्धांत दिए हैं। एक्चुअली जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जन्म लिया है। सर्वप्रथम जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है 1951 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समाज जो मनोवैज्ञानिक थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको जन्म दिया और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में मोटिवेशंस का प्रयोग किया जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक के क्षेत्र में, लर्निंग अधिगम में, साइकोलॉजी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में जो लोक प्रशासक होते हैं, लोक प्रशासन होती है, मैनेजमेंट के फील्ड में भी मोटिवेशंस के कारकों को पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। क्योंकि हर एक कार्य की सफलता के पीछे मोटिवेशंस का रोल अहम होता है, तो इसलिए मोटिवेशंस पे डिफरेंट जो एकेडमिक फील्ड है उस पे काम होना शुरू हुआ। इसी कड़ी में जो अब्राहम मैस्लो हैं उनका मोटिवेशन पे एक थ्योरी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, वह मोटिवेशनल थ्योरी या नीड्स थ्योरी या हायरार्की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट जो एकेडमिक्स ब्रांचेज हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनमें मैस्लो को डिफरेंट रूप से अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। कहीं इसको नीड्स थ्योरी कहते हैं, कहीं मोटिवेशनल थ्योरी कहते हैं, कहीं इसको हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। तो एक्चुअल हम ये समझेंगे कि जो अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दिया, जो नीड्स थ्योरी के रूप में जाना जाता है, वो नीड्स थ्योरी है क्या। एक्चुअली नीड्स का मतलब यहाँ है आवश्यकता। अर्थात मैस्लो ने यह कहा कि व्यक्ति कोई भी जो कार्य करता है उसकी आवश्यकताएं और नीड्स से जुड़ी हुई होती है, संबंधित होती है। अर्थात मनुष्य जो भी कार्य करता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से करता है कि मनुष्य की विभिन्न तरह की आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है। और इन जो आवश्यकताओं की जो श्रेणी होती है, क्रमबद्धता होती है, वो क्रमवार होता है। अर्थात एक के बाद एक दूसरी आवश्यकताएं जन्म लेती है, सृजित होती है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता व्यक्ति के सामने आ जाती है और इसी तरह से एक के बाद क्रम दर क्रम से आवश्यकताएं आती है, जन्म लेती है। व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए कार्य करता है या कार्य करने को अभिप्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है। इसी को नीड्स थ्योरी या हायरार्की थ्योरी या मोटिवेशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। एक्चुअली अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में बांटा है, 5 कैटेगरीज। तो अब्राहम मैस्लो ने जो नीड्स की जो बात की, 5 तरह की नीड्स आवश्यकताओं की बात वो कह रहे हैं और इसी 5 क्रम में उन्होंने डिफरेंट जो है नीड्स बताया। सबसे जो पहला नीड्स है व्यक्ति की, वो फर्स्ट नीड्स है, जिसको अब्राहम मैस्लो ने कहा फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसको शारीरिक आवश्यकता भी कहा जाता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वह नीड्स होता है जो व्यक्ति के शरीर के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए और जीवित रहने के लिए अति अनिवार्य होता है। वैसे आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने कहा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूख, प्यास, नींद, आराम
या सेक्स को अब्राहम मैस्लो सम्मिलित करते हैं कि मनुष्य के जीवन की जो पहली आवश्यकता है वो इसको बेसिक नीड्स भी कहा कि यह बेसिक नीड्स है, अर्थात मूलभूत आवश्यकता है, जो शारीरिक आवश्यकता के नाम से, फिजियोलॉजिकल नीड्स के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य सर्वप्रथम अपनी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसके प्रबंधन के लिए व्यस्त होता है, कार्य करता है, अर्थात भूख प्यास को मिटाने का प्रयास करता है और इसी से प्रेरित होकर के व्यक्ति कार्य करता है। जब ये शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति जब हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति होती है, तो व्यक्ति के जीवन की जो अन्य आवश्यकताएं हैं वो इमर्ज करके होती है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो दूसरी नीड्स है वह है, जिसको अब्राहम मैस्लो ने कहा कि वह है सेफ्टी नीड, अर्थात शारीरिक आवश्यकता के बाद जो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है वह है सेफ्टी नीड। यानी जब व्यक्ति को खाने पीने का जुगाड़ कर लेता है, उसके शरीर को आराम मिलता है, भूख प्यास नींद इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है, तो व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ता है, जिसको अब्राहम मैस्लो ने कहा सेफ्टी नीड, अर्थात सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। यानी अब व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार के बारे, अपने परिवार की सुरक्षा या अपने समाज या देश या राष्ट्र की सुरक्षा से संदर्भित चीज़ों को देखता है, तो वो कहलाती है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। जैसे इसमें व्यक्ति अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा किस रूप में करता है कि वो घर बनाएगा, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, अपने परिवार की सेफ्टी का ख्याल रखेगा, उसके बाद न होगा तो अपने भविष्य की सुरक्षा की बात करेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की भविष्य की योजनाओं पर व्यक्ति प्लान करता है। बहुत सारे आज शहरी जीवन में ये जो इंश्योरेंस लिए जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है, क्या है? ये सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है व्यक्ति की, कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए विभिन्न तरह की जो इंश्योरेंस है वो लेता है। कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, कोई इंश्योरेंस ले रहा है, तो ये क्या है? व्यक्ति की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है। पेंशन से संबंधित आवश्यकताएं हैं, यानी वृद्धावस्था में अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख के ऐसे कार्यों को करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है वो आवश्यकता की श्रेणी से में दूसरे नंबर पे आता है, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेफ्टी नीड्स के रूप में आता है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो तीसरे नंबर की जो सुरक्षा है, अर्थात तीसरे क्रम में जो आता है, उसको अब्राहम मैस्लो ने कहा कि वह है सोशल नीड्स, अर्थात सामाजिक आवश्यकता। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में अपने आप को एसोसिएट करता है और सामाजिक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, कुछ समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से तीसरी जो आवश्यकता होती है व्यक्ति के जीवन में, वह सोशल नीड्स के रूप में अब्राहम मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरित किया गया है, रखा गया है कि ये सामाजिक नीड्स जो है व्यक्ति उस सामाजिकता की ओर बढ़ता है। चौथी श्रेणी या चौथी टाइप की जो नीड्स की जो अब्राहम मैस्लो ने रखा, उसको अब्राहम मैस्लो ने कहा एस्टीम नीड, अर्थात आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता। जब प्रथम 3 नीड्स की पूर्ति हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड, उसके बाद व्यक्ति जो नेक्स्ट आवश्यकता की ओर अग्रसर होता है वह होता है एस्टीम नीड, अर्थात
आत्म सम्मान संबंधी आवश्यकता। अब व्यक्ति कुछ वैसे कार्य करता है, कुछ वैसे एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है जहां व्यक्ति को सेल्फ एस्टीम की प्राप्ति होती है, यानी आत्म सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी व्यक्ति अपने आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है। अभी आत्मसम्मान जो है व्यक्ति को, या जो एस्टीम संबंधी आवश्यकता है, वह दो तरीकों से मिलता है। एक तो व्यक्ति सोशल कार्यों में इन्वॉल्व होकर के स्वयं गौरवान्वित महसूस करता है, अपने आप को आत्मसम्मान और रिस्पेक्ट के रूप में देखता है। और दूसरा, जब वो सोशल असामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होता है तो व्यक्ति उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। तो आत्मसम्मान जो है, एक तो व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति को एक आत्म संतुष्टि, सेल्फ संतुष्टि के रूप में मिलती है, और दूसरे समाज के द्वारा भी उसे सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि इस स्तर पे जो व्यक्ति काम करता है वो बिना किसी निजी इंटरेस्ट के, स्वार्थ और लालच से होती है। वह समाज की भलाई के लिए और समाज में सेल्फ एस्टीम और प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर के व्यक्ति कार्य करता है। तो वहाँ पर उसका जो मुख्य फोकस और उद्देश्य होता है वो सामाजिक लाभ होता है, सोसाइटी का लाभ होता है, देश का लाभ होता है, समाज का लाभ होता है। उनसे प्रेरित होकर के वो कार्य करता है। तो वहाँ पर व्यक्ति को उसको आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। उसका कोई ऐसे फाइनेंशियल वित्तीय रूप से सेल्फ इंटरेस्ट निहित नहीं होता है। हालांकि इंटरेस्ट तो यहाँ भी व्यक्ति का है, लेकिन वो समाज में आत्मसम्मान की दृष्टि से कार्य करता है। तो ऐसी आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता की श्रेणी में चौथे नंबर पे रखा और कहा कि जो आवश्यकताओं के क्रम में जो चौथी आवश्यकता आती है वह है एस्टीम संबंधी आवश्यकता, अर्थात आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, जो व्यक्ति को स्वयं भी प्राप्त होती है उसी कार्यों को करके, और समाज के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। तो जो एस्टीम संबंधी आवश्यकताएं हैं उसको दो सब कैटेगरी में बांटा जाता है, स्व आत्मसम्मान और सामाजिकता, समाज के द्वारा प्रदान किया गया आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा। और आवश्यकताओं की जो अंतिम कड़ी है अब्राहम मैस्लो के अनुसार, वह आवश्यकता जानी जाती है, जो पांचवें क्रम की आवश्यकता होती है, वह होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो पांचवी जो आवश्यकता है अब्राहम मैस्लो के अनुसार वो क्या कहलाती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी आत्म वास्तविकरण संबंधी आवश्यकता। तो जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधी जो नीड्स है, व्यक्ति परम किसी भी स्वार्थ से परे हो करके जब उसके जीवन में लगता है कि उसकी सभी जो आवश्यकताएं जब पूर्ति हो गई है तो ये सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, और व्यक्ति यहाँ पर आत्मसम्मान से ऊपर उठ करके जो सेल्फ वास्तविकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के उद्देश्य से कार्य करता है, अर्थात पूर्ण रूप से सामाजिक भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी, समाज और नेशंस, जो परोपकार, परहित माने दूसरे के हित को ध्यान में रख कर के जो कार्य किए जाते हैं, परोपकार संबंधी कार्य और उद्देश्य होते हैं, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधी आवश्यकता की श्रेणी में मैस्लो के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। मैस्लो कहते हैं कि ऐसी आवश्यकता है जो समाज में ऊंचे पदों पे जो व्यक्ति पहुंच जाते हैं, जो स्वार्थ से रहित होकर के कार्य करते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की नीड्स होती है। तो इस तरह से जो अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की जो नीड्स थियरी दिया है वो क्या है, एक बार फिर से मैं पुनः उनको दोहराता हूँ। पहली जो नीड्स है वह है
फिजियोलॉजिकल नीड्स अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी है सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरी जो है वह है सोशल नीड्स सामाजिक आवश्यकताएं, और चौथी जो है वह सेल्फ एस्टीम या एस्टीम संबंधी आवश्यकताएं, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं, और पांचवी जो आवश्यकता है मनुष्य की वह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधी नीड्स यानी आत्म विवेकीकरण या आत्म वास्तविकरण संबंधी आवश्यकताएं। तो इस तरह से अब्राहम मैस्लो ने जो मनोबल का थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरी है, उसको आवश्यकताओं के साथ जोड़ करके विश्लेषित किया है, वर्गीकृत किया है, जो नीड्स थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अर्थात नीड्स से आशय यहाँ है कि मनुष्य का जो मोटिवेशंस होता है उनके आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। जिस तरह की आवश्यकताएं होती है मनुष्य को मोटिवेशन मिलता है उस तरह के कार्यों को संपादित और प्रतिपादित करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मोटिवेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और मोटिवेशंस की थ्योरी जो विशेषकर अब्राहम मैस्लो की द्वारा दिया गया है, जो मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो या नीड्स थ्योरी या हायरार्की थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अब हमें देखते हैं कि खास करके जब हम शिक्षा और शैक्षणिक संदर्भ में बातें कर रहे हैं तो ये जो नीड्स थियरी है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी जो मोटिवेशनल थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है। तो ये कहा जाता है, माना जाता है कि लर्निंग में, अधिगम में, शिक्षण की प्रक्रिया में मोटिवेशंस का अहम रोल होता है। तो इस मोटिवेशंस के रोल को किस तरह से शिक्षा में उपयोग में लाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने इस थियरी में देखा, अब्राहम मैस्लो की जो नीड्स थियरी में देखा आवश्यकता संबंधी सिद्धांत में, कि व्यक्ति के जीवन में 5 तरह की आवश्यकताएं होती है और डिफरेंट आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के या विप्रेरित होकर के व्यक्ति डिफरेंट कार्यों को करने के लिए मोटिवेट होता है और करता है। यहाँ पर जब हम शैक्षिक अनुप्रयोग की बात करते हैं तो यानी विद्यार्थी के लर्निंग में मोटिवेशंस का रोल अहम हो जाता है। तो जो विद्यार्थी जितना मोटिवेटेड होगा उसके लर्निंग अधिगम में उसके सक्सेस होने के चांस यानी उतनी ही वृद्धि हो जाती है। अर्थात टीचर्स का रोल हो जाता है क्लासरूम में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि वो अपने छात्रों को मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें, यानी लर्निंग अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन अहम रोल प्ले करता है। तो टीचर्स का रोल होता है छात्रों को मोटिवेट करने में। अब टीचर्स किस तरह से छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि लर्निंग अधिगम की सफलता किस तरह से होती है या लर्निंग अधिगम कितना कारगर होगा। तो छात्रों को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स जब क्लासरूम इंटरेक्शन और लर्निंग प्रोसेस में जब इंटरेक्ट करता है तो छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। जब कोई छात्र जवाब देता है, आंसर देता है, तो उसको गुड, वेरी गुड, शाबाश कहना चाहिए। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पूर्णतः सही रूप से सही उत्तर देने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्लासरूम की लर्निंग अधिगम प्रक्रिया में वो बच्चा प्रयास करता है, तो टीचर्स का रोल यहाँ होना चाहिए कि वो उन बच्चों को मोटिवेट करें कि शाबाश, आप अच्छे प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से उन बच्चों का मोटिवेशन, मनोबल जो है वो बढ़ता है और वो लर्निंग अधिगम की प्रक्रिया में अपने आप को एसोसिएट करता है। और जो अन्य शैक्षिक अनुप्रयोग इसका क्या है मोटिवेशनल थ्योरी का, कि
अगर कोई विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसको सम्मानित किया जाए, रिवॉर्ड, अवार्ड, इस तरह की चीज़ें जो है वो मोटिवेशन प्रेरित करती है। सफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए भी और उसके सहयोगी या दूसरे अन्य विद्यार्थी भी होते हैं, उससे देख करके अभिप्रेरित होते हैं। तो ये भी इसका जो मोटिवेशनल थ्योरी का एक शैक्षिक अनुप्रयोग है जो एजुकेशन में किया जाता है और किया जाना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन का लर्निंग अधिगम के लिए मोटिवेशंस को लाइफ लाइन कहा जाता है, प्राण वायु कहा जाता है। मोटिवेशन का लर्निंग अधिगम में बहुत अहम रोल होता है। जिस क्लासरूम प्रोसेस का या जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जितना मोटिवेटेड इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर लर्निंग अधिगम की सफलता के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए मोटिवेशंस को एक अहम कॉन्सेप्ट के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिया जाता है। तो मोटिवेशंस का शैक्षिक जो उपयोग है वो भिन्न तरह से देखने को मिलता है। और ये मोटिवेशन की थ्योरी जो है अगर शैक्षिक अधिगम लर्निंग अधिगम में देखा जाए तो वास्तविक अनुप्रयोग में भी देखा जाता है कि जो मनुष्य की सर्वप्रथम जो बेसिक नीड्स होती हैं, तो बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट के बाद ही व्यक्ति, जैसे कि मैस्लो ने कहा, कि अन्य आवश्यकता की ओर प्रेरित होता है। इसका अनुप्रयोग अगर देखें तो हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कहें, अपने विद्यालय परिप्रेक्ष्य में कहें तो मिड डे मील का उदाहरण दिया जा सकता है कि जो मिड डे मील की कॉन्सेप्ट और धारणा आई वह इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के लाई गई शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में, स्कूली प्रक्रिया में, कि जो विद्यार्थी, चूँकि भारत में विविधताएं, बहुत तरह की विविधताएं पाई जाती है, विविधता से संदर्भित ऑलरेडी वीडियो मैंने डाइवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं पहले। उस वीडियो के अगर देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का या एक्सक्लूजन का प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चैनल पे भी आपको वीडियो अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। यहाँ हम मोटिवेशंस के लिए हम बात कर रहे थे। सबसे पहले जो नीड्स मैस्लो के अनुसार है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, अर्थात शारीरिक नीड्स, जो बच्चे की भूख से जुड़ा हुआ है, उसके पोषण से जुड़ा हुआ है, पोषकता से जुड़ा हुआ है। तो जो मिड डे मील की शुरुआत किया गया है इसी उद्देश्य से किया गया कि जो स्कूल में आने वाले सामाजिक कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर पोषकता का अभाव होता है या भूखे बच्चे होते हैं, तो उनके लर्निंग अधिगम में वो बच्चे इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए ही तो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट लाया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मिड डे मील की जो अवधारणा है यह फिजियोलॉजिकल नीड से जुड़ी हुई है और बच्चे के लर्निंग अधिगम को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ऐसे अनुप्रयोग किए गए हैं। हालांकि मिड डे मील की जो क्रिटिसिज्म बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके इम्प्लीकेशन में किस तरह से है, क्या न है, वो एक अलग इशू है। बट जो सैद्धांतिक रूप से मनोबल थ्योरी और नीड्स थ्योरी का जो शैक्षणिक इम्प्लीकेशन है उसका बेस्ट एग्जाम्पल मिड डे मील के रूप में देखा जाता है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, विशेषकर 8वीं क्लास तक अभी वर्तमान समय में चल रही है, जो मध्याह्न भोजन के रूप में जाना जाता है। तो मध्याह्न भोजन मोटिवेशनल थ्योरी और अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी का एक शैक्षिक अनुप्रयोग है, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके देखा गया है कि इसका लर्निंग अधिगम पर किस तरह से प्रभावित पड़ता है। और निस्संदेह मिड डे मील के बाद स्कूलों में नामांकन में वृद्धि तो जरूर हुई है। अब यह है कि लर्निंग अधिगम पे इसके रिसर्च और शोध की आवश्यकता है कि कितना प्रभावी है, नहीं प्रभावी है, एक अलग एस्पेक्ट है। बट सैद्धांतिक रूप से शैक्षिक इम्प्लीकेशन
के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो कि नीड्स थ्योरी से जुड़ा हुआ है। और अब्राहम मैस्लो की जो एक कहना है कि जो व्यक्ति की पहली आवश्यकता है भूख प्यास, उन आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, उसके बाद व्यक्ति जो है अन्य आवश्यकताओं की ओर प्रेरित होगा, जिनके अनुप्रयोग के रूप में अगर हमें देखें तो ये देखा जाता है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, चाहे वो छात्रों को दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप हो, अन्य सुविधाएँ हो, या शिक्षकों को दिए जाते हैं। शिक्षकों को बहुत सारे मोटिवेशनल, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। वो इंसेंटिव्स देने के पीछे उद्देश्य यही है कि शिक्षक या शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो मोटिवेट हों और मोटिवेट हो करके उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित हों। तो इसका मोटिवेशन जो डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स हैं जो शिक्षा जगत में दिए जाते हैं, वो मोटिवेशनल थ्योरी का एक शैक्षिक अनुप्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार के जो मोटिवेशनल थ्योरी का सेक्शन, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, विनिर्माण के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में मोटिवेशनल थ्योरी का अनुप्रयोग देखा जाता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशंस व्यक्ति को कार्य करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक अनिवार्य अहम एस्पेक्ट्स है, जिसको शैक्षिक प्रबंधकों को, एजुकेशनल मैनेजमेंट्स को, शैक्षिक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, शिक्षकों को, विद्यालय प्रबंधन को, या प्रशासकीय जो प्रबंधन और मैनेजमेंट होती है उन सबको एक बार अवश्य इसका अनुप्रयोग करना चाहिए मोटिवेशनल थ्योरी का और नीड्स थ्योरी का। जब व्यक्ति की नीड्स और मोटिवेशंस फुलफिल नहीं होती है, व्यक्ति किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक उस कार्य को निष्पादित नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। संक्षिप्त में हम अपनी वीडियो को विराम देंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशंस मिलता है, मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होता हूँ। तो यहाँ हम मोटिवेशंस की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशंस आप वीडियो को शेयर करके, लाइक करके करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशंस को आप लोग बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।